हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। हम हमारी एंथ्रोपोलॉजी की एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी देख लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ द मेजर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। नाउ एंथ्रोपोलॉजी को हम मेजरली उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वन वी हैव द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसी को हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। सेकंड वी हैव द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब जैसे जैसे इनके नाम हैं उसी से आपको पता चलता जाएगा कि इसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन थर्ड वी हैव द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड फोर्थ वी हैव द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब एक एक करके इन मेजर ब्रांचेस को हम देखते हैं। फर्स्ट वी हैव द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी अल्टरनेटिवली बोलते हैं। अब जैसे कि नाम बता रहा है, ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन बींग, अब एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ते हैं। अब ह्यूमन बीइंग के बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को हम जिस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कंसिडर करती है, और इसके बायोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन के हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनालाइज देयर डाइवर्सिटी। ये बायो सोशल अडेप्टेशंस भी हमारे बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसमें पढ़ते हैं कि जैसे अडेप्टेशन टू द हाइट्स, जब हम कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी पर्टिकुलर हाइट पे हिली एरियाज में ट्रेवल करता है, तो वो कैसे हम उसको एक्लिमेटाइज या अडेप्ट करती है हमारी बॉडी। तो ये अडेप्टेशंस भी हम फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके के जो बायो सोशल अडेप्टेशंस हैं, या फिर हमारी सोसाइटी में हम किस तरीके से हम अडेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो अफ्रीका के लोग होते हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स में जो हमारे लोग रह रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम बायो सोशल अडेप्टेशंस भी डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में, डिफरेंट पॉपुलेशंस में, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज या इकोलॉजिकल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से होती हैं, उसके बारे में भी हम बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। अब ये डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, पोल ब्रोका की। ही डिफाइंस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एज द साइंस whose objective is the study of humanity considered as a whole in its parts and relation to the rest relationship to the rest of the nature। तो नेचर के साथ किस तरीके के अडेप्टेशंस हैं, वो हम ह्यूमैनिटी के बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। अब किसी भी टाइप में, अब हमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ना है कि किस टाइप से ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ। तो हमें अगर ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन, उसका इवोल्यूशन, कि आज के टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो ऑब्वियसली हमें ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के लिए ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे एंसेस्टर से हम किस तरीके से इवॉल्व होके आज की प्रेजेंट कंडीशन के ह्यूमन बीइंग्स विच इज होमो सेपियंस, इसमें किस तरीके से हम कन्वर्ट हुए हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं अबाउट द प्राइमेट्स, और इस स्टडी ऑफ द प्राइमेट्स को बोला जाता है प्राइमेटोलॉजी। तो प्राइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स, जिसमें ह्यूमन, एपीज, मंकीज एंड प्रोस्मेनियंस, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तभी हम ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि कौन से फीचर्स जो हैं वो हमारे एंसेस्टर्स में थे या नहीं थे, और आज के टाइम पे है या नहीं है। इनमें सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस की बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वो इवॉल्व हुआ है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, ये हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वाया द फोसिल एविडेंसेस ऑफ द प्राइमेट्स। तो ह्यूमन पैलेंटोलॉजी भी हमारा इसका टॉपिक हो जाता है। पैलेंटोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग के फॉसिल्स को एनालाइज करते हैं, तब हमें जाकर पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो अब तक हमने जो जो ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं हमारी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, उसमें से हमने डिराइव करा है 2 सब ब्रांचेस को। वन वी हैव द प्राइमेटोलॉजी एंड सेकंड वी हैव द ह्यूमन पैलेंटोलॉजी। ये हमने समझ लिया। प्राइमेटोलॉजी, हमें प्राइमेट्स की स्टडी करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि प्राइमेट्स कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स थे, और हमारे एंसेस्टर्स की स्टडी के बेसिस पे हम अपना इवोल्यूशन जो है उसका पता लगा सकते हैं, और हमारे फॉसिल एविडेंसेस हमें इस इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। इसलिए हमें ह्यूमन पैलेंटोलॉजी पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। फिर ह्यूमन पैलेंटोलॉजी यहाँ पे बता रखा है, ये स्टडी करता है फॉसिल्स को, जो ह्यूमन के स्केलेटन्स मिले हैं डिफरेंट स्टेजेस में। वो बताते हैं कि किस तरीके से हमारा स्केलेटल या हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो विद टाइम उसमें चेंजेस आए हैं। सो दिस हेल्प्स इन द क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द फॉसिल्स। उसके बेसिस पे हम अपना इवोल्यूशन का स्ट्रक्चर जो है, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस रहा है, उसकी जो स्टेजेस रहे हैं, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं।
अनदर सब ब्रांच ऑफ द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन जेनेटिक्स। अब क्योंकि हमें इवोल्यूशन का काम पता लगाना है कि किस तरीके से इवोल्यूशन जो हुआ है, हमें हेरिडिटरी का भी पता लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से जो सम ऑफ द जीन्स जो हैं वो अपकमिंग जनरेशंस में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं है, या अगर कैरी फॉरवर्ड हुए हैं उसमें किस तरीके के चेंजेस आए हैं, कोई म्यूटेशन आया है या कोई चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हमें पता लगाने के लिए जेनेटिकल स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए वन ऑफ द सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है हमारी ह्यूमन जेनेटिक्स। हमें जीन्स के बारे में पता करना होता है ताकि हम इनहेरिटेंस का या वेरिएशन का या हमारे इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको पता लगा सके। And another sub branch of is the biological anthropology is the forensic anthropology। अब forensic anthropology में हम बहुत सारे हमारे bodily remains जैसे डीएनए को टेस्ट करने के लिए लेते हैं, जैसे हमारा ब्लड सेल्स को, हेयर्स को, सीमन को, ब्लड स्टेन्स को, देन चीक सेल्स को, बोन मैरो सेल्स को। तो ये सम ऑफ द सेल्स ऑफ आवर बॉडी है जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे डीएनए के सैंपल्स के बेसिस पे। अब ये जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है ये यूज करी जाती है टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स या क्रिमिनल्स जो या विक्टिम्स ऑफ मिसहैप्स रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह के विक्टिम्स रहे हैं, उनका उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस डीएनए को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ द फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जिसमें ये चीजें करी जाती हैं। क्रिमिनल और लीगल मैटर्स से रिलेटेड मैटर्स यहाँ पे सोल्व किए जाते हैं। पेरेंटल डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है, पेरेंटल डिस्प्यूट के केस में हम डीएनए का यूज करके पता लगाते हैं कि कौन असली पेरेंट है ऑफ द चाइल्ड जिसको हम रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में एनालाइज करी जाती हैं। एंड दिस इज अगेन अ सब ब्रांच ऑफ द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये हमारी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमने ऊपर ऊपर से देखी कि इसमें हम बायोलॉजिकल या फिजिकल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन पढ़ते हैं। इसमें हम किस तरीके से ह्यूमन जो है उसका ओरिजिन हुआ, सबसे पहली बात ओरिजिन, एंड सेकेंडली हम उसका इवोल्यूशन, दो चीजें पढ़ते हैं और इसी से हमने सारी चीजें डिराइव करी कि इवोल्यूशन या ओरिजिन के बारे में हमें पता लगाना है तो एंसेस्टर्स के बारे में पता लगाना पड़ेगा। एंसेस्टर्स हमारे प्राइमेट्स हैं इसलिए हम प्राइमेटोलॉजी को स्टडी करते हैं, इनकी फॉसिल्स के बेसिस पे हम इनकी स्टडी करते हैं इसलिए हमें पैलेंटोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा थर्ड हमारा जेनेटिक्स को पढ़ते थे हम, एंड देन फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी भी हमारी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आती है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है दैट इज द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम सोसाइटी और उसके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब ह्यूमन बीइंग का ये एस्पेक्ट हम इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं और इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं जैसे हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में डिफर करती हैं या कुछ एक सिमिलैरिटीज रखती हैं तो वो डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हम डिफरेंट जो सोसाइटी है उसके अंदर पढ़ते हैं। एंड दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। सो इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ द लाइफ अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। अब इसमें आप अपने पेपर में इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं विच इज गिवन बाय द रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। इट अटेम्प्ट्स टू understand culture as a major mechanism by which human beings adapt to their environment। तो मेजर मैकेनिज्म क्या है कि जिसके बेसिस पे ह्यूमन बीइंग जिस भी सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में अपने आप को अडेप्ट करेगा। अब हमें जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं उस सोसाइटी में हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं बाय वाया अ कल्चर। जो कल्चर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस अकॉर्डिंग का कल्चर हम जो है वो डेवलप कर लेते हैं। सो दिस कम्स अंडर द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण्स की तो नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण्स ये जो हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। अब जो हमारे ईस्टर्न इंडिया के ब्राह्मण्स होते हैं क्योंकि ये वाटर बॉडीज के पास रहते हैं, वाटर बॉडीज के पास रहते हैं तो इनके पास फिशेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है तो ये फिशेस को कंज्यूम कर लेते हैं। जबकि ब्राह्मण्स जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं उन ब्राह्मण्स के लिए ये प्रोहिबिटेड है कि किसी भी तरह का नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ के ईस्टर्न इंडिया के जो ब्राह्मण्स हैं वो फिशेस को खाना वो उनके वहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सोसाइटी में या सोसाइटी रादर जियोग्राफिकल एरियाज में जिस तरीके क्लाइमेटिक रीजन्स में जो भी पर्सन रह रहा होता है उस तरीके की वो अपने कल्चर को डेवलप कर लेता है। तो ये एक तरह का अडेप्टेशन ही है टू द इन्वायरमेंट, टू द सोसाइटी, टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं इन द सोशल एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी एज इट चेंजेस थ्रू टाइम एंड मैनिफेस्ट अमंग पीपल। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं कि किसी भी सोसाइटी या उसके कल्चर का किस तरीके से ओरिजिन हुआ, वो किस तरीके से डेवलप्ड हुआ विद टाइम और उसमें किस तरीके के वेरिएशन या डाइवर्सिटी देखी जाती है। फिर अब हम एक एक करके इस सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की सब फील्ड्स को देखते हैं।
फर्स्ट वी हैव द फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या करता है, इट मेक्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फैमिलीज जो डिफरेंट कल्चर्स में रह रही है, डिफरेंट सोसाइटी में रह रही है। इससे क्या होगा, हमें उस फैमिली की ओरिजिन के बारे में पता चलेगा, उसकी फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा, और डिफरेंट फैमिलीज जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज में किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है उसके बारे में पता चलेगा। अब क्योंकि एक फैमिली जो किस तरीके से स्टैब्लिश होती है, उसका जो स्टैब्लिशिंग पॉइंट होता है दैट इज द मैरिज। तो मैरिज इज द बेसिस ऑफ द फैमिली। इसलिए हम फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पढ़ते हैं, किस तरीके से वो मैरिज में आने के लिए मेट्स एक दूसरे को एक्वायर करते हैं, वो चीजें पढ़ते हैं, एंड मैरिज पेमेंट्स जैसी डॉरी जैसी चीजें भी हम इस सब ब्रांच और सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। सो दिस इज फेमिलियल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मेजरली हम मैरिज के सब टाइप्स, किसमें वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स और मैरिज पेमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी सब ब्रांच है दैट इज द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। जैसे कि नाम से ही पता है, लग रहा है, ये किस टाइप की सोसाइटीज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी में किस टाइप का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटीज डिफरेंट तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक एंगल वहाँ पे चल रहे होते हैं। कई कई सोसाइटीज जैसे ज़्यादा प्री लिटरेट फूड कलेक्टिंग सिस्टम पे वेरी कर रही होती है, कहीं पे हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे आया था तो इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा चल रही होती हैं, कहीं पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा प्रिवेल कर रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में ये पढ़ता है, विच वेरी फ्रॉम प्री लिटरेट फूड कलेक्टिंग इकोनॉमी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सारी की सारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज किसी भी सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रही हैं दैट कम्स अंडर द सब कैटेगरी या सब ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट सब ब्रांच है हमारी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब ये भी नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इट डील्स विद द टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जो भी किसी स्टेट में चल रही है। वो स्टेट भी हो सकती है, स्टेट एज वेल एज स्टेट बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जहाँ पे फॉर्मली कुछ भी नहीं हो रहा है, इनफॉर्मली जो है सोसाइटी अपने ही पर्टिकुलर सोसाइटी अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रही है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम इस टाइप की सोसाइटी से भी डील करते हैं, किस तरह के लॉज चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस टाइप के चल रहे हैं, मोर्स होते हैं द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या कस्टम्स किस टाइप में चल रहे हैं कन्वेंशनली। तो वो ट्रेडिशनल कस्टम्स जो चल रहे हैं वो भी हमारे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं। जैसे ट्राइब्स में, फॉर एग्जांपल ट्राइब्स में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे बाइंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जाते, फिर भी ट्राइबल सोसाइटीज अपने ही कस्टम्स जो कन्वेंशनली वो अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो इस टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर को भी हम पढ़ते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ द पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द रिलीजन। अब बिलीव्स या प्रैक्टिसेस जो रिलेटेड हैं टू द सुपरनैचुरल पावर एंड फोर्सेस, ये हमारे कल्चर को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन में हम इन्हीं बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो सुपरनैचुरल पावर से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी टॉटम वर्शिप हो गया, सुपरनैचुरल पावर्स जैसे हम जो ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं वो ट्रीज को वर्शिप करती हैं। सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स में जो एरियाज हैं उनको पूरा का पूरा रीजनल करेक्टरिस्टिक से इंपॉर्टेंट माना जाता है, इनको पूरा का पूरा वर्शिप करा जाता है। उस रीजन को प्रिवेंट करने के लिए ट्राइबल सोसाइटीज सेक्रेड ग्रुप्स को प्रिवेंट करने के लिए अपनी जान तक में लगा देती हैं। सो दिस इज द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द रिलीजन। और मॉडर्न सोसाइटीज में अलग तरीके के रीजनल प्रैक्टिसेस करी जाती हैं, जैसे मंदिर गुरुद्वारों में जाना, दैट इज द मॉडर्न सोसाइटी। तो उस टाइप का रिलीजन भी हम एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट सब ब्रांच है हमारी इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से चीजें पढ़ते हैं। सो इट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से उनके ह्यूमन बीइंग की कल्चर या सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं इन द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इन्वायरमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो वो किस तरीके के इम्पैक्ट डालता है वो हम इस ब्रांच में, सब ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब ये जो सब ब्रांचेस हैं, ये नाम से ही पता चल रही है कि किस तरीके से ये किन चीज़ों से डील करती हैं। तो ये डील करती हैं विद द बायो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमंस और इनका वर्क इन रिलेशनशिप टू द हेल्थ एंड डिजीजेस। जैसे लोकल बिलीव्स होते हैं कुछ हेल्थ एंड डिजीजेस से रिलेटेड, उनके ही लोकल बिलीव्स होते हैं ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर से रिलेटेड। ये डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट होते हैं, इसलिए मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी हमारी जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी ये डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज को स्टडी करने का काम करती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। ये सम ऑफ द बेसिक कंसर्न्स को एड्रेस करने का काम करती हैं सोसाइटी में जो रिलेटेड हैं टू द वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि वेलफेयर, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स से ये जो है वो डील करने का काम करती है। अब इसमें हमारे आ जाते हैं डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ह्यूमन वेलफेयर, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये
इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के कोर कंसर्न्स हैं ज़्यादातर हमारी दिस डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी ये जो है इन एस्पेक्ट से डील करती है। सो ये थी हमारी सेकंड ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट इज सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी थर्ड ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट इज द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये डील करता है ये आर्कियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज द आर्कियोस जिसका मतलब होता है एंशियंट, एंड लोगोस तो हमें पता ही है इसका मतलब होता है स्टडी। तो एंशियंट चीजों की स्टडी से रिलेटेड ये आर्कियोलॉजिकल ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डील करती है। सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है इन द नेक्स्ट लाइन कि यूएसए में इसको कंसिडर किया जाता है एज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन यूरोप कहता है ये इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है ऑफ द आर्कियोलॉजी का इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, इसको एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच यूरोप में नहीं कंसिडर किया जाता। अब हमारी अगर ह्यूमन हिस्ट्री या हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री ऐसा फॉर्म ऑफ द हमारा टाइम पीरियड है जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, एज वेल एज रिटन एविडेंसेस को हम समझ भी सकते हैं। लेकिन हमारी एक हिस्ट्री का एक पार्ट ये भी है, वी हैव द प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एक टाइम पीरियड है जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। एक हमारा टाइम पीरियड है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन एविडेंसेस मिलते तो हैं बट हम उसको डिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं अभी तक ह्यूमन बीइंग प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पीरियड के में मिलने वाले जो हमारे रिटन एविडेंसेस उसको समझ नहीं पाया है। जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिटन एविडेंसेस बहुत मिले हैं बट हमें ह्यूमन बीइंग को समझ नहीं आता है कि वो कहना चाह रहे हैं, वो क्या लिखा हुआ है। लेकिन प्री हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वहां पे हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, और यही जो ऐसा हमारा टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री का, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम पीरियड। तो इस इंफॉर्मेशन को, ये जो 99% ऑफ द टाइम पीरियड है इसमें हमें रिटन एविडेंसेस मिलते ही नहीं है, तो हम इससे पता ही नहीं लगा पाते कि इस हिस्ट्री में एक्चुअल में क्या था। तो इस एरिया में हेल्प करती है हमारी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे हम वेरियस जो रिमेन्स हैं जैसे कि टूल्स, पोट्री, अदर मटेरियल्स जो मिलते हैं, या रिमेन्स ऑफ द ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन रिमेन्स को, इन चीज़ों को, इन टूल्स को, पोट्री को, जो मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, इनको एनालाइज करके हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, क्या क्या चेंजेस विद टाइम इन चीज़ों में आया है। या फिर इसके अलावा स्केलेटल रिमेन्स, मटेरियल रिमेन्स जो है, इनको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच जो है वो स्टडी करती है और ह्यूमन के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। तो इस 99% ऑफ द टाइम पीरियड विच इज अ प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, उसको रिकंस्टिट्यूट करने का काम करती है हमारी आर्कियोलॉजिकल ब्रांच ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम सेवरल साइट्स को वेरियस मेथड्स का यूज करके हम इन साइट्स की एक्सकवेशन करते हैं। ये मेथड्स भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, दैट इज द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एज जो है वो इन मेथड्स को यूज करके, जैसे कार्बन डेटिंग का मेथड हो गया, तो वेरियस मेथड्स को हम यूज करके इनकी जो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट जो है वो डेट्स पता लगाने का काम करते हैं कि किस टाइम पीरियड पे ये जो चीज़ें हैं वो हमें मिली हैं, और उस टाइम पीरियड पे बाकी अदर सोसाइटी के एंगल्स, जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे, उनका कल्चर किस तरीके से था, तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें बताने का काम करती है। देन फोर्थ है हमारी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये भी हमें नाम से पता चल रहा है, ऐसी ब्रांच ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी जो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड स्टडी करती है। लैंग्वेज का एक्सपेक्ट कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी सोसाइटी में जिस तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है, वहाँ उस सोसाइटी का, हमें वहाँ की सोसाइटी के बारे में पता चलता है, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, वहाँ के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है वाया लैंग्वेज। तो ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी यही चीज़ें हमें बताने का काम करती है। ये स्टडी करती है ह्यूमन लैंग्वेज, जिसको लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। लैंग्वेज जो है इट अलाउज पीपल टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट देयर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंग्वेज का हमें पता होना तब, क्योंकि अब हमने जैसे फील्ड वर्क में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फील्ड वर्क के स्टेप्स ही यही होते हैं कि फील्ड वर्क के लिए जब भी कोई थिंकर जाता है किसी सोसाइटी में, तो वो सबसे पहले वहाँ पे उनके लोगों के साथ रहना शुरू करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, एंड थर्ड स्टेप वो उसको उनकी लैंग्वेज को लर्न करता है, क्योंकि जब तक वो उनकी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीखेगा, वो वहाँ पे जो चीज़ें स्टडी करने गया अपनी फील्ड वर्क में, वो सोसाइटी के कल्चर के बारे में, सोसाइटी के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में जानने के लिए गया है, तो वो उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएगा जब तक वो वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे हो जाता है। 19th सेंचुरी में भी लिंग्विस्टिक्स ने ये शुरू करा था कि लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना, क्लासिफाई करना, उनको वेरियस फैमिलीज या सब फैमिलीज में डिवाइड करना, उन लैंग्वेजेस को में सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज को डिकॉर्ड करना। बट उस टाइम पे इन्होंने ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का वर्ड यूज नहीं करा था, उसको बोला जाता था फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपको ये डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि ये इन चीज़ों से डील करता था। देन एंथ्रोपोलॉजी जो है, दिस ब्रांच सीक्स टू डिस्कवर द वेज इन विच लैंग्वेज आर सिमिलर एंड
डिसिमिलर टू वन अनदर, उनका किस तरीके से लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुआ होगा, उनका नेचर क्या है, उनके मीनिंग, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और इस लैंग्वेज का क्या रिलेशन है टू द पैटर्न ऑफ द स्पीच एंड कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, किस तरीके के जो लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं उनका पैटर्न्स ऑफ एक्टिंग, उनका बिहेवियर, उनका कम्युनिकेशन का तरीका, ये सब चीज़ों का डिफरेंसेस, इन सब चीज़ों की सिमिलैरिटीज जो है वो हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इसमें हम ये द एरियाज ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में वेरियस हमारे चीज़ें आती हैं। वी हैव द स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक, जब हम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जानते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक्स, जब लैंग्वेज के माध्यम से हम सोसाइटी के एंगल को लिंक करते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, जब हिस्टोरिकली हम लैंग्वेज से इसको लिंक करते हैं। अब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में अगर आपने वन ऑफ द शॉर्ट्स अगर इस चैनल पे देखा हो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि सातवाहंस के टाइम पीरियड में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है। अब इस इंस्क्रिप्शन में जो न्यूमरल्स यूज करे गए हैं वो सिमिलैरिटी रखते हैं, जो आज के टाइम पे न्यूमरल्स हमें मिलते हैं उससे सिमिलैरिटी रखते हैं। तो ये आ जाता है हमारा हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो सिमिलैरिटी रखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसी तरीके से वहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज जो न्यूमरल्स हैं वो उनका डेवलपमेंट देखने को मिला होगा। तो ये हमारा हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का चैप्टर था, सॉरी एग्जाम्पल था। तो ये इस चैप्टर से हमें ये देखने को मिला कि हमारी पूरी की पूरी एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को या पूरे की पूरी एंथ्रोपोलॉजी को इन 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करके हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में, किनशिप के बारे में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। सो दिस कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ द सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। हम हमारी ह्यूमन जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो दिस कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे ओवरव्यू मिल गया, पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल गया कि क्या चीज़ें हमें एंथ्रोपोलॉजी में आगे जाकर पढ़नी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यू नीड टू फॉलो एंथ्रोपोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाने के लिए कीप फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोवोटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।